बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हफ्ते का, क्योंकि आज पहला दिन है तो आपका जो दिन का आगाज़ है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और एनर्जेटिक होना चाहिए, जो कि अक्सर लोगों का नहीं होता है। बिल्कुल ऐसी, और अक्सर हम ये बात करते भी हैं क्योंकि कोई नहीं सबके साथ होता है, इतनी परेशानी वाली बात कोई बात नहीं है, थोड़ी सुस्ती होती है दिमाग पे वैसे ही ऑफ के बाद से तो, लेकिन ये है कि अपने दिन का जो आगाज़ है वो थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ एनर्जेटिक रहते हुए करें और एक मुंह पे स्माइल ज़रूर होनी चाहिए ताकि सारे लोग जो खुशी खुशी अपने काम जो आपको देखे ना वो भी कहे कि नहीं यार ये इतना खुश है तो मुझे भी खुश होकर काम करना चाहिए। खैर अच्छा, जैसे हम ये खुशी की बात कर रहे हैं या फिर इस तरह इसकी सेहत से भी बहुत ज़्यादा इसकी ना लिंक होता है, खुश रहने से ना आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। लेकिन अब एक रिसर्च हुई है हमजा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उसमें ये रिसर्च हुई है कि जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है उसमें जैसे बंद कमरे होते हैं, क्योंकि होता है ना इस तरह से, क्योंकि उसमें वहाँ पे हवादार कोई चीज़ नहीं होती, वेंटिलेशन का अमल कोई नहीं होता, कोई विंडो जिस तरह से नहीं रखी होती। लेकिन उन्होंने एक रिसर्च की है, 1 साल तक वो रिसर्च की गई, 300 लोगों को उसमें शामिल किया गया था। अच्छा। और 6 ममालिक हैं जिन्होंने हिस्सा लिया उस रिसर्च में, और फिर उस रिसर्च के अंदर उन्होंने ये जो है ना उसका नतीजा निकला कि जो ऑफिस में जब वेंटिलेशन नहीं रखी जाती है, इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं रखा ताकि ताज़ा हवा अंदर दाखिल हो सके, तो ऐसे अफराद जो काम करते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उसमें वो, और PM 2.5 अगर उसकी जब तादाद बढ़ जाती है। अच्छा। और उसकी तादाद गैर मामूली हद तक बढ़ने से ये होता है कि जो आपकी जहनी सलाहियत है वो सही तरह से काम नहीं करती, मुतासर हो रही होती है। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि टेस्ट लिया गया था लोगों को, उन लोगों का जो 40 लोगों को और 300 लोगों को शामिल किया गया। उसमें जब उन लोगों का टेस्ट लिया गया तो पता लगा कि उस दौरान जब वो टाइम वो जब बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड या 2.5 PM बढ़ता है, तो उसमें जो है लोगों की जो सोचने की या काम करने की सलाहियत है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उसमें, और वो मुतासिर हो जाती है, बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है। तो उन्होंने कहा कि ऑफिस के एनवायरनमेंट जो है उसमें ये करना चाहिए कि वेंटिलेशन जो है वो होनी चाहिए, ताज़ा हवा जो होगी तभी वो जो है आप लोगों का जो दिमाग है वो भी, आप कहते हैं ना कि फ्रेश एयर जो है वॉक करने से कितना फायदा होता है। बंद कमरे होते हैं और हम देख रहे हैं कि कोविड के दिनों में हम ज़्यादा वेंटिलेशन वैसे ही वो कहा गया था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर रोशनदान है तो उनको खोल दिया जाए घरों के अंदर भी, वैसे भी तो ऑफिस में ये मामला होता है। और अब आपके साथ हमने एक और रिसर्च भी शेयर की थी जो इसके साथ लिंक होती है कि आप तकरीबन 3 घंटे बाद जब आपने काम कर लिया है, 3-3.5 घंटे बाद ज़रा वॉक के लिए उठा कीजिए और चहलकदमी ऑफिस वक्त में भी किया कीजिए और बाहर ज़रा निकल जाएं फ्रेश एयर में। तो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स इस तरह की बन रही हैं कि कोई ख़ास ख्याल रखा नहीं जा रहा होता, और वो यही देखा जा रहा होता है कि सेंट्रलाइज्ड AC जो है वो सिस्टम हो और उससे कोई मसाइल नहीं हो रहे होते। लेकिन जो नई रिसर्चेज आ रही हैं उनमें भी यही बात है कि जो ताज़ा हवा है, ये चीज़ नोट की जा रही है कि लोगों को जब लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जो डिप्रेशन क्यों हो रहा होता है, चीज़ों को वो उन्होंने अब रिसर्च कर रहे हैं तो पता लग रहा है दिमागी और जहनी सलाहियत जो है बड़े बुरे तरीके से मुतासर होती है इन चीज़ों की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर ख्याल भी रखना चाहिए। जबकि बिल्डिंग बन रही हो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब NOC मिल रहे होते हैं उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए कि क्या वेंटिलेशन का कोई मौसर निज़ाम है या नहीं है, क्योंकि जो अंदर लोग रह रहे होते हैं, ख़ासतौर पर हम दफातर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर काम करने वाले अमले की जो सेहत है उस पर बुरे असरात मुरतब हो रहे होते हैं। हम अभी बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। एक और अहम पेशरफ्त है, अहम कामयाबी है, और अब 15 साल तक के जो नौजवान जवान हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी और फाइजर वैक्सीन लगाने का अमल आज से शुरू हो जाएगा, यानी कि 15 से 17 साल के लिए भी अब इजाज़त मिल चुकी है और वैक्सीन भी लगेगी। अच्छा, हुकूमत ने अब ये एक अच्छा इकदाम किया है, और इसके साथ साथ अगर जिससे बात की गई है कि वैक्सीन के लिए उम्र की हद अब कम करिए 15 साल मुकर्रर कर दी गई है। NCOC के मुताबिक 15 से 17 साल तक की उम्र के अफराद को आज से बाकायदा वैक्सीन लगाने का अमल भी शुरू किया जा रहा है, और इन अफराद को फाइजर वैक्सीन जो है उन्होंने कहा कि वो मुफ्त लगाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी होगा। अब वो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रही होगी और क्या तरीकाकार होगा, क्या स्कूल्स में भी जो है मोबाइल वैक्सीनेशन होगी, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। साथ ही NCOC के सरबराह असद उमर साहब ने ये भी बताया कि इस्लामाबाद में 50% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत की 71% आबादी को
जिनको पहली डोज लगा दी गई है और इस्लामाबाद निस्फ आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाला मुल्क का पहला शहर बन गया। बिल्कुल। और दूसरी जानब हमजा, पंजाब में कोरोना वैक्सीन की जो गलत डेटा एंट्री है ना, उसको रोकने के लिए NCOC ने कोड सिस्टम मुतारिफ करा दी है। ये कोड सिस्टम क्या है, इस बारे में आपको बताएंगे। और महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक कंप्यूटर ऑपरेटर कोड के बगैर वैक्सीन डेटा की एंट्री अब नहीं की जा कई लोग ये शिकायत आ रही थी ना, बगैर वैक्सीन लगवाए डेटा एंट्री करवा रहे थे और चंद रुपयों के एवज जो है गलत मालूमात सिस्टम में आ रही थी, जिसे रोकने के लिए ये कोड सिस्टम शुरू किया गया। इन अहम पहलुओं पर गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो 15 साल तक के जो नौजवान हैं उनकी भी वैक्सीनेशन का आज से आगाज़ हो रहा है। उनको सिर्फ वैक्सीन जो है वो फाइजर वाली लगाई जाएगी? जी बिल्कुल। इस वक्त देखिए दुनिया में जिन वैक्सीन का अप्रूवल मिला है बच्चों में जो भी 12 साल से ऊपर के, वो ये फाइजर का और मॉडर्ना का अप्रूवल मिला है। इनके क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा जो है वो इशू हो गया हुआ है और ये दोनों वैक्सीन जो है ये अप्रूव हुई है इस एज ग्रुप के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान में जो है वो फाइजर इस्तेमाल की जाएगी इन बच्चों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइजर की बात आप कर रही हैं कि अब इन लोगों के बच्चों को जो है इस्तेमाल में लाई जाएगी, इसकी अवेलेबिलिटी इस टाइम पाकिस्तान में है? जी बिल्कुल। फाइजर जो है वो इस वक्त वाफिर मिकदार में यहाँ मौजूद है और आने वाले दिनों में मज़ीद फाइजर जो है वो पाइपलाइन में है। उसकी कंसाइनमेंट्स जो है वो पाकिस्तान पहुँचती रहेंगी। हमारे परचेज एग्रीमेंट्स भी इसके साथ हुए हुए हैं और कोवैक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए भी हमें फाइजर वैक्सीन मिलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, शिनाख्ती कार्ड तो होता नहीं बच्चों का जो 15 से 17 साल की उम्र के होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा? देखिए जी, बे फॉर्म होते हैं, उनको एक नंबर इशू हुआ होता है जो उनकी फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो वो नंबर यूज किया जाएगा। बे फॉर्म तो पैदाइश के टाइम पे ही बन जाता है, तो वो उसका फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके ऊपर मौजूद होता है बे फॉर्म पे। सही है। वो वाली उनकी आइडेंटिफिकेशन यूज की जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि गलत जो है वो डेटा एंट्री हो रही है, तो इस किस्म की एंट्री के लिए अब उन्होंने कहा है कि कोड इस्तेमाल किया जाएगा। ये कोड का क्या प्रोसेस होगा, इस सिस्टम किस तरह से काम करेगा, उस बारे में बताइएगा ज़रा। जी देखिए, ये हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आई थी कि लोगों की डबल वैक्सीनेशन हो गई है और उनको फिर भी सिंगल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इशू हो रहा था, या फिर ये था कि वैक्सीन उनको अगर साइनोवैक लगी है तो सर्टिफिकेट साइनोफार्म का आ रहा था जी। और कुछ रिपोर्ट्स भी जैसा कि आपने खुद जिक्र किया है कि लोग आते थे अपने आप को रजिस्टर करवाते थे मगर फिर वैक्सीन नहीं लगवाते थे और वो एक काउंटर पे रजिस्टर करा के तो फिर वो बाहर निकल जाते थे। तो ये सारी कंप्लेंट्स जो थी वो NCOC के पास थी और उन्होंने फिर इसको फुल प्रूफ करने के लिए, और कई जगह पे ये भी था कि डाटा एंट्री लेट हो रही थी, फौरी तौर पे नहीं हो रही थी, वो लेट हो जाती थी, इसकी वजह से अपडेटेड नहीं होता था सिस्टम सारा। तो इसका फिर ये IT एक्सपर्ट्स वगैरह से मशवरा किया गया और फिर उन्होंने जो वे आउट इसका बताया है वो यही था कि इस तरह से जो कोड का सिस्टम है और इसके थ्रू जो उन्होंने एक इसको बस फुल प्रूफ बनाने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो कमी आई और जिस किस्म की कंप्लेंट्स आती नहीं है हमें, क्योंकि ज़ाहिर है अब आपने देखा है कि पिछले दिनों एक दिन में 15-15 लाख वैक्सीनेशंस हुई हैं, तो इतना डाटा जो है वो सिस्टम करना ये काफ़ी टफ जॉब था और इसमें ज़ाहिर है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें, तो उसको स्पीड अप करने के लिए और उसके अंदर कोई भी फ्लॉज जो है उनको दूर करने के लिए ये IT के सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अहम चीज़ इस्लामाबाद के हवाले से बड़ी कामयाबी है जो असद उमर साहब ने बताया कि 50% आबादी जो है पहला शहर बन गया इस्लामाबाद जिनको वैक्सीनेट कर लिया गया, 71% का बताया जिनको पहली डोज लगा दी गई है। कितनी बड़ी कामयाबी है। और दीगर शहरों के हवाले से आप क्या कहेंगी? बड़े शहर हैं, कराची की बात कर ली जाए, लाहौर की बात कर ली जाए, इसमें फिर हमें वैक्सीनेशन कितनी तेज़ करनी होगी? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद में ये कंपैरेटिवली इजी था क्योंकि इस्लामाबाद की एक लिमिटेड पॉपुलेशन जी कि लाहौर हो गया, कराची हो गया, दूसरे पॉपुलेशन करोड़ों में है, इस्लामाबाद की कुछ लाख में थी। तो बहरहाल ये कि इस्लामाबाद में बहुत मेहनत हुई है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने बहुत एफर्ट किया है, मोबाइल वैक्सीनेशन उनकी बहुत कामयाब रही है, डोर टू डोर मोबाइल वैन्स हैं, उन्होंने वहाँ लोगों के डोर स्टेप पे जाके उनको लगाया। तकरीबन 30% के करीब जो वैक्सीनेशन डेली होती थी उनमें से 30% जो है वो मोबाइल वैक्सीनेशन और जो मोबाइल वैन्स थी उनके थ्रू हो रही थी। तो इसलिए हर तरीका इस्तेमाल किया गया। स्कूल्स में भी वहाँ पर जाके सेंटर्स खोले गए काउंसिल्स के अंदर और वहाँ पर फिर लोकल आबादियों को वहाँ पर बुलाया जाता था, जहाँ पर नहीं लोग आते थे या थोड़ा दूर दराज का था वहाँ पर मोबाइल वैन्स भेजी जाती थी
तो ये तमाम इक़दामात जो हैं ये काफ़ी इनसे फ़ायदा हुआ है और ज़्यादा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक अहम चीज़ है, क्या ये मरदमशुमारी के मुताबिक जो आबादी है उसको देखते हुए बताया गया कि ये नंबर हैं कि 50% से ज़ायद जो हैं वो वैक्सीनेट हो गए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग नौकरियों की गरज से इस्लामाबाद में मुकीम हैं, तो उनको तो इसमें शामिल नहीं किया गया? देखिए जी, वो वैक्सीन तो फिर उन लोगों ने भी लगवाई है, मगर ये जो नादरा का डाटा है हमारे पास, उसमें जितने नादरा के अंदर इस्लामाबाद के ID कार्ड्स हैं, उनके हिसाब से ये कैलकुलेशन की गई है। ये जो नादरा का डाटा हमारे पास है इस्लामाबाद की पॉपुलेशन का, उसके मुताबिक ये आपको फिगर्स इशू किए गए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है वो भी हमें बता दीजिएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि पाबंदियां जो हैं वो लगाने की बात मज़ीद भी हो रही थी, अभी भी जो है कुछ सख्त ही पाबंदियां हैं, क्या आप अभी भी नहीं देख रही हैं? डेटा जो आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है, आप लोगों के सामने आता है, आप एनालाइज करते हैं कि ये लहर जो है इसमें कुछ कमी आ रही है या फिर ख़दशा मौजूद है कि यहाँ से फिर एक दफ़ा सर जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो डाटा है उसके मुताबिक एक आप ये कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी, एक प्लेटू है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा, मगर कमी भी नहीं हो रही केसेस के अंदर, और की वजह से ये कि एक्टिव केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस वक्त हॉस्पिटल के सिस्टम्स पे बहुत बर्डन है। ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल हमारी अब उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, इसलिए ये जब क्रिटिकल केयर जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो रोकथाम की जाए, नहीं तो अगर मज़ीद केसेस में, जिस तरह से मैंने आपको बताया प्लेटो है, अगर इसके अंदर इजाफा तो सिस्टम बर्दाश्त शायद ना कर सके। इसीलिए पाबंदियां जो है वो एक्सटेंड की गई हैं। स्कूल्स की भी जो है वो 1 हफ्ते के लिए मजीद एक्सटेंशन की गई है स्कूल बंद करने में, और आउटडोर डाइनिंग वगैरह जो है उसके ऊपर भी पाबंदियां की गई, और इस तरह की दीगर पाबंदियां जो है उनके लिए टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है 15 सितंबर तक का, मगर उसके दोबारा से रिव्यू होगा और ये मजीद भी बढ़ सकती है अगर हमें कोई ठीक है, ये मज़ीद भी बढ़ सकती हैं, एनालाइज किया जाएगा और ये इम्कानात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, सूर्य पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। और गवर्नमेंट जो चीज़ देख रही है, जो NCOC की जानिब से मामला देखे जा रहे हैं, उसमें यही है कि कमी नहीं आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ नहीं रहे हैं तो कमी भी नहीं आ रही है, जो कि तशवीशनाक बात है। आमतौर पर हमने पहली जो लहरें देखी हैं कोविड की, उसमें हमने देखा कि एक दफ़ा केसेस बढ़ते थे, फिर जब कंट्रोल करने की कोशिश होती थी या ज़्यादा सख्तियाँ की जाती थी तो वो बड़ी जल्दी नीचे आ जाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। ऐसी नहीं है, जो कि बड़ी, तो फिर हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि एहतियात अभी भी हमें करनी है, मास्क लगवाना है, और सबसे पहले आप लोग अपने आप को जाके वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वैक्सीन हम नहीं अपने आप को लगवाएंगे तब तक जो है ये जो इसकी से कमी नहीं आ रही है वो नहीं रहेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट खुद को करवाना है, और वैक्सीनेशन के बाद भी हमने SOPs का ख्याल रखना है। ये नहीं कहना कि मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो बेहतरीन काम है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं करना है। आपने फिर भी ख्याल रखना है। आगे बढ़ेंगे, बहुत अहम दिन था कल, और किस हवाले से था आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया, और पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम का डोजियर जारी कर दिया। बिल्कुल, 131 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में भारतीय फोर्सेस के मज़ालिम के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, जबकि केमिकल हथियार के इस्तेमाल और इज्तिमाई कब्रों के सबूत भी डोजियर में मौजूद हैं, और डोजियर में ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद, काबिज़ फ़ौज के तशद्दुद और जाली मुकाबलों के शवाहिद भी शामिल किए गए। और डोजियर में अगर बात की जाए, भारतीय और आलमी इदारों के हवाले भी शामिल किए गए हैं, और इस हवाले से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि मुस्लिम इलाके को अक़लियत बनाया जा रहा है। भारत के 9 लाख फौजी मकबूजा कश्मीर पर मुसल्लत हैं, आज़ाद मुबसरीन को मकबूजा वादी में जाने की इजाज़त नहीं है, और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। 31 सफ़ों पर मुहित है, इसके 3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर जो है उसमें तज़करा है जो वॉर क्राइम्स हैं जो हिंदुस्तान की अफवाज वहाँ कमिट कर रही हैं, और जेनोसाइडल एक्ट्स जो हैं। इसके दूसरे चैप्टर में जिक्र किया गया है कि किस तरह इनकी हरकतों से, इनकी पॉलिसी से कश्मीरी नाला हुए हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का तज़करा है, और इस एक और चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है उसमें जो सलामती काउंसिल की करारदादें हैं
जो रूह है सारे मसले का, उनको किस तरह पामाल किया जा रहा है। डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग की उनकी मजमून कोशिश है कि एक मुस्लिम अक्सरियत इलाके को अक़लियत में तब्दील करना, इसमें इसका जिक्र है। इसमें जो हवाले दिए गए हैं 113 हवाले हैं, 26 तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल मीडिया की असेसमेंट्स हैं और उनकी अपनी रिपोर्टिंग है। फिर 41 हवाले ऐसे हैं जिनकी सोर्स इंडियन है। 32 हवाले ऐसे हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से जिनका ताल्लुक है। पाकिस्तान के जो हवाले हैं वो सिर्फ 14 हैं। अब इसमें 15 ऑडियो इंटरसेप्ट्स हैं ऑफ द इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस, उनकी गुफ्तगू है, और 10 के करीब क्लिप्स हैं वीडियो। 3432 केसेस हैं ऑफ वॉर क्राइम्स। 1128 उन लोगों की निशानदेही की गई है जो इन वॉर क्राइम्स को मुरत्तब करने में डायरेक्टली मुलव्विस हैं। इसमें एक मेजर जनरल, कम से कम 5 ब्रिगेडियर्स हैं, 4 आईजीज हैं, 7 डीआईजीज हैं, 131 कर्नल्स हैं, 188 के करीब मेजर्स और कैप्टन्स हैं। 118 यूनिट्स का तस्करा किया गया है जो इन इंसानी हकूक को पामाल करने में डायरेक्टली खुद मुलव्विस रहे हैं। जी, तो वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा की सारे मामले पर बात करेंगे। दिफाई तज्ज़िया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान हम देखें तो गुज़श्ता कई दहाइयों से दुनिया भर में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहा है और मकबूजा कश्मीर में अगर बात करें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से ये पहला डोजियर भी नहीं है। इन काविशों का कश्मीर कॉज पर आप क्या मुस्बत असर पड़ता हुआ देख रहे हैं, और जो भारत का मकरू चेहरा पाकिस्तान बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है उसमें कितना फ़ायदा मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी आप एक डोजियर तैयार करते हैं और उसमें बड़े अच्छे शवाहिद हों और उसके साथ साथ आप वजाहतें भी सारी दे दें जी, तो असर तो उसका पड़ता है। दुनिया बहुत कुछ पहले भी जानती है, लेकिन जब आप डोजियर देते हैं तो उनको इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि सबूत भी मौजूद हैं। जो कुछ हम जानते हैं वो पाकिस्तान भी जानता है और सबूत भी हैं पाकिस्तान के पास। लेकिन चूंकि दुनिया की यानी आलमी कुव्वतों की सियासत जो है वो मुनाफिकत पे मबनी है, अपने मफादात पे मबनी है, तो वो फौरी तौर पे कोई उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आता। भारत के साथ मफादात वाबस्ता है, इस वजह से वो शायद कोई उनके खिलाफ एक्शन करना ना चाहें। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपने अपना स्टांस नहीं बताना, आपने अपना मौक़िफ़ देना नहीं है दुनिया को, वो देना चाहिए। नतीजा ये कि इसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर आज दुनिया की तरफ से रिएक्शन नहीं तो हो सकता है कि कुछ अरसे बाद हो, क्योंकि हम तो उनको बेनकाब करते जाएंगे भारत को मुख्तलिफ चीजों। और अगर आज असर नहीं होता, कल नहीं होता, तो हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोशिश करना हमारा फर्ज है और ये कोशिश करना कश्मीरियों का हक भी है हमारे। सही है, तो इसलिए हमें उनको बेनकाब करते रहना चाहिए और किसी न किसी वक्त तो इंशाअल्लाह इसके नताइज होंगे और वो नताइज जो है वो भारत को भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से, ऐसी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। जनरल साहब, जेनेवा कन्वेंशन के तहत गैर कानूनी इल्हाक शुदा इलाके की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करना जंगी जराइम के मुतरादिफ है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील कर रहा है, लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बचती हैं? देखिए ये तो एक कानूनी मसला था। भारत ने कानून को वायलेट किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो कवानीन हैं उसके तहत एक मुतनाज़ा इलाके में आप आबादी का तनासब बदल नहीं सकते। तो आप हमें, हमारे वकला मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लॉ जानते हैं, उनको चाहिए कि इसको देखें और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, जो कि आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, भारत की तरफ से सब कुछ मौजूद है दिया हुआ। और अगर कानून की वायलेशन है तो बिल्कुल फिर कानूनी रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए, तो उसका भी जायजा जरूर लेना चाहिए। उसके साथ साथ बाकी इंसानी जो बस में जो कुछ भी है, यूनाइटेड नेशन में आप जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा में अक़वाम आलम को इस बारे में बताएं, ताकि अक़वाम आलम को ये पता जरूर लगे कि भारत एक जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है, एक कानून तोड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कानूनी रास्ता भी अडॉप्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं
तो फैसला भारत ठीक के है। खिलाफ जन साहब बताइएगा, एक अहम मामला है, भारत की तरफ से आज़ाद इदारों के रहनुमाओं और इंसानी हकूक़ के समाजी कारकुनों की बात की जाए, उनको मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वजह क्या है? मतलब बड़ी आलमी ताकतें आज तक भारत को कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत के बावजूद कोई सख्त पैगाम देने में नाकाम क्यों रही हैं? क्या लॉबी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत की? देखिए, इसमें भी हमने कोशिशें की बहुत। आप देखिए कि हमने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया था कि हमने इंसानी हकूक की तंजीमों को कहा कि जी आप पाकिस्तान को अगर विजिट करना चाहते तो कर ले, तो आज़ाद कश्मीर का दौरा उनको करवाया। अब ये चीज़ थी कि आपको एक कैंपेन के तौर पे, एक मुहिम के तौर पे आपको एक अपना नैरेटिव आगे लेके बढ़ना चाहिए था कि जब आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है, जिस तरह के पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में नहीं है, तो किसी को कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुला है, जो जाए जाके देख ले। लेकिन जहां छुपाया जा रहा है, इजाजत नहीं दी जा रही, वहां आप ये समझे कि जो कुछ भी इल्जामात हैं वो दुरुस्त है। जो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट तैयार की वो भी दुरुस्त है। उसको जाके वेरीफाई करना भी मैं समझता हूँ कि अब उसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन में कोई भी भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होने के चांसेस होते तो भारत कहता है जी आए आके वेरीफाई कर लें। लिहाजा हमें वो स्टांस लेके आगे चलना चाहिए था। यूनाइटेड नेशन भी इधर उधर, लेकिन वो ये है कि हम डोजियर पेश कर देते हैं, उसके बाद फिर हम खामोश हो जाते हैं, हम वो मेहनत नहीं करते उस पर जो करनी चाहिए, जिससे कि आपकी मेहनत जो आपने डोजियर पे की है वो आपको कोई नतीजा दे। असल काम नतीजा हासिल करना है, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। जनरल साहब, डोजियर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम के 3432 केसेस का तस्करा भी किया गया और 1128 उन लोगों की निशानदेही की गई है जिन्होंने जंगी जराइम मुरतब करने में मुलव्वस थे। जो कि ऐसे में आप क्या समझते हैं, आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों का लाएहमल क्या होना चाहिए? देखिए, इंसानी हकूक के जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने मुख्तलिफ शवाहिद जमा करके गवाहों से पूछ के तो उन्होंने अपने तौर पे रिपोर्ट मुरतब कर दी। अब ये रिपोर्ट मुरतब करने के बाद तो नतीजा खेज हमने करना है। मेरा ख्याल है कि ये भी एक कानूनी मसला है, हमें जाना चाहिए आलमी अदालत इंसाफ में। ये चीजें जो है इनको मुख्तलिफ पहलू से देखना चाहिए और पाकिस्तान के पास में जो कुछ भी हो वो हमें करना चाहिए, छोड़ देने से तो। जैसा बहुत शुक्रिया आपका। सबसूरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और पाकिस्तान ने तमाम सबूत एक बार फिर दुनिया के सामने रखे हैं। जो डोजियर पेश किया गया बड़ा वाज़ेह है इसके अंदर, और भारतीय मकरू चेहरा जो है वो बेनकाब किया गया। पाकिस्तान पहले भी डोजियर पेश कर चुका है और आलमी ताकतों की अगर हम इकरा बात कर लें तो मुख्तलिफ मफादात ज़रूर होते हैं, लेकिन उनको अब ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि पाकिस्तान के पास तमाम तर सबूत भी मौजूद है जिनकी बातें पाकिस्तान कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आलमी बरादरी को कोई सख्त नोटिस लेना चाहिए होगा, क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल मकबूजा कश्मीर की है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।